Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.2 नेचर ऑफ स्टेट. द स्टेट स्ट्रक्चर in this period has often been described as decentralized political system. शासन का जो ढांचा था वह विकेंद्रित राजनीति पद्धति के रूप में दर्शाया गया था. विकेंद्रित मतलब डिसेंट्रलाइज्ड. अब देखिए सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, एक जन के हाथ पे सब कुछ रहता है, ठीक है, राजा सब कुछ चलाता है, उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो अलग अलग राज्य थे वो सब राजा खुद नहीं चलाता था, ठीक है. व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी? विकेंद्रित राजतंत्र क्या है? It is a system in which there is of course king as the main authorities at the top, but he shares his rule with other small chiefs called feudatories or the samantas. विकेंद्रित राजतंत्र वह प्रणाली है जिसमें निसंदेह सबसे ऊंचे पद पर राजा ही होता है, किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुखों को के सहयोग से करता है. यू मे वंडर हु दिस समांतास वर. अब आप यह सोच सकते हैं कि ये समांता कौन थे. वेल, द टर्म समांता basically refer to a king who has been defeated but his kingdom has been restored to him, but with the condition that he will continue to accept the overlordship of the conquering king and also pay regular tribute to him in cash or kind. अब देखिए, सामंत व्यवस्था का मतलब ये होता था कि ये ऐसे शासक थे जो युद्ध में हार गए होते हैं, पराजित हो जाते थे, किंतु उनको उनका राज्य उन्हें इस शर्त पर वापस मिल जाता था कि वह विजयी राजा के अधीनता स्वीकार करेंगे तथा उसे नगद तथा अन्य प्रकार से शुल्क की आपूर्ति करते रहेंगे. He may also be asked to help militarily assistance in times of need. साथ ही साथ आवश्यकता के समय वह सैन्य सहायता भी करेंगे. As the chiefs enjoyed freedom of administration over their regions, they were quite powerful. चूंकि ये सामंत अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र होते थे, अतः वे बहुत ही शक्तिशाली थे. Surely, you can guess that these chiefs could always be a threat to the overlord, and no wonder whenever there was a weak king at the top, they would assert their independence, leading to the breakup of the empire. आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सरदार शासन है, ये सरदार शासन के लिए खतरा भी हो सकते थे, तथा इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अगर राजा दुर्बल हो जाए, दुर्बल शासक के समय ये बगावत का झंडा उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते थे. And precisely it was what happened during the last days of Pratihara Empire as mentioned above. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं उनको वो आगे पढ़े थे प्रतिहार के बारे में, तो ऊपर दिए गए प्रतिहार साम्राज्य के साथ भी यही हुआ था. आगे देखिए. Another aspect, the decentralized polity was characterized by the practice of making land grants to Brahmins and others. विकेंद्रित राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, का अन्य पहलू ब्राह्मणों तथा अन्य को भूखंड दान, लैंड ग्रांट करने की प्रथा में भी देखा जा सकता है. तो पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को दूसरों को जमीन दान में दिया जाता था. दिस प्रैक्टिस was initiated by the Satavahanas king in the 1st and 2nd century AD, but after the Gupta period it had become a normal practice all over the country. इस परंपरा को सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में प्रारंभ किया था, किंतु
गुप्त साम्राज्य के शासन के बाद तो यह संपूर्ण भारत में प्रचलन में आ गया था. Now, land grants came to made not only to religious persons and institutions but to state officials as well. अब जो भूखंड है, भूखंडों का दान सिर्फ धार्मिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि कुछ राजकीय अधिकारियों को भी किया जाने लगा था. Why did it so happen? इसका क्या कारण थे? It is suggested that one of the reasons for the increase in the land grants during this period was the decline in trade and therefore the shortage of coined money to pay to the officials and others for their service. माना जाता है कि व्यापार में लगातार कमी हो रही थी और इस स्थिति ने इस काल में भूमि दान की परंपरा को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को उनकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मुद्राओं का अभाव हो गया था. The shortage of coined money in the post-Gupta period is indicated by the absence of the presence of coins in the archaeological finds. अब देखिए, गुप्त काल में पुरातत्व खोज में सिक्कों की उपलब्धता न होने से पता चलता है कि मुद्राओं का अभाव हो गया था, मुद्राएं कम हो गई थी. The land grant to the doni, the receiver of grant, was tax free. That is, the doni did not pay any tax to the state and used the produce and income on it for his personal benefit. अब उस समय क्या होता था, दान में मिलने वाली जो जमीन थी, जो भूमि थी, उस पर कर नहीं लगता था, वह कर मुक्त होती थी. अर्थात दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन को कोई भी शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं था तथा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस जमीन का उपयोग करता था. The doni was also free from any interference by his king or his officials in managing the land donated to him. अब देखिए, जिसको दान मिलता था, दान प्राप्त करता दान की गई भूमि पर किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से मुक्त था. वो जैसे चाहता उस हिसाब से अपने ज़मीन को वो इस्तेमाल कर सकता था. Thus, these donis converted the lands granted to them into independent islands of authority with no or little central control. इस प्रकार दान प्राप्त करने वाला दान में मिली भूमि को अपने अधिकार में ले लेता था और अपने हिसाब से उसको चलाता था. In the Chola kingdom in South India, the structure of administration was slightly different. दक्षिण भारत में चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी अलग थी. Here, at the village level, a great amount of autonomy was enjoyed by the local people. अब यहाँ पे ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर स्थानीय लोग स्वशासन का आनंद उठाते थे. They looked after their administration with the help of self-elected local bodies. खुद के द्वारा, स्वयं द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहायता से वे अपने प्रशासन की देखरेख किया करते थे. Two types of village assemblies are mentioned in the records. अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है. These were known as Sabha and Ur Sabha. Ur Sabha was the assembly in the villages which were inhabited predominantly by the Brahmanas, whereas Ur was in the non-Brahmanical settlement. अब देखिए, बोल रहा है कि वे थे सभा तथा उर, ब्राह्मणों द्वारा वंशानुगत रूप से शासित ग्रामों की समितियों को सभा कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली समितियां उर कहलाती थीं. These assemblies looked after the local public works, tax collection, temple management, etc.
with the help of the members elected through a procedure set by the villagers. ये समितियां ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों की सहायता से जन कल्याणकारी काम करते थे, कर संचालन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे तथा मंदिर प्रबंध जैसे कार्यों को करते थे और इसके लिए अपने उत्तरदायित्व का वह निर्वहन करते थे. It was a unique feature of the Chola administration as it represented a harmonious balance between the central authority and the local self-government. यह चोल प्रशासन की एक अनुपम विशिष्टता थी क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बेहतर संबंध का पता चलता है.